नमस्ते, कॉफ़ी विद करण पे आपका स्वागत है। मैं मंजरी अग्रवाल हूँ। हमारे साथ आज श्री गिरधर मामड़ी जी हैं। अ, हमारे चाइना के एक्सपर्ट हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं और इनको सभी लोग ध्यान लगा के सुनते हैं। वेरियस चैनल्स पे आपने गिरधर सर को सुना होगा। मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ और कई बार टॉक्स देने से पहले मैं गिरधर सर से खुद ही सलाह लेती हूँ कि कौन सा एंगल रखा जाए। तो आज डायरेक्ट गिरधर सर से बात करने का मौका मिल रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी टुडे। ये मेरी फर्स्ट रिकॉर्डिंग है एज अ होस्ट। गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। सर, नमस्ते मंजरी जी। ट्रम्प के आपके आपके दर्शकों को सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। एंड थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। तो कल ट्रम्प का इनॉग्रेशन हुआ है। ठीक है, सब लोग, सारी दुनिया बात कर रही है। हम फोकस करना चाहते हैं चाइना और अमेरिका के रिश्तों का। एक समय था बाइडेन ने ट्रम्प के ऊपर चाइनीज कोलैबोरेशन, रशियन कोलैबोरेशन, इन सब का इल्जाम लगाया। सत्ता में आया, फिर जिस चीज का इल्जाम लगाया वो खुद किया। जब इन्होंने चाइनीज वायरस कहा तो ट्रम्प को बहुत बैकलैश फेस करना पड़ा। उसके बाद फिर वैक्सीन्स वगैरह के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। बाइडेन ने वही वैक्सीन और चाइना को जो है कवर अप दिया। अब ये केस है कि डॉक्टर फ्यूची को बाइडेन ने क्षमा कर दिया है। इंटर्न डब्ल्यूएचओ से ट्रम्प विड्रॉ करने की बात कर रहे हैं। सो बेसिकली इस सारी लड़ाई में सेंट्रल चाइना है। आप फ्यूचर क्या देखते हैं चाइना और अमेरिका का, नाउ दैट ट्रम्प इज इन पावर? जी, अब हुगली ब्रिज के नीचे से बहुत पानी बह गया, अभी वापस आने वाला नहीं है। अभी अमेरिका का सिचुएशन ऐसा है कि वहां इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है पूरा चाइना को ट्रांसफर कर दिया। तो ये चाहेंगे तो भी दोबारा अमेरिका एक मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन सकता है। उसको बनाने के लिए दशकों लगेंगे। अभी चाइना आज नहीं बनी है ना, 90 की दशक से ये चलती आ रही है। और ये टेक्नोलॉजी फंड ये सब चाइना को ट्रांसफर करते रहे, यहाँ पूरे फैक्ट्रीज बंद करते गए। तो इनके जो ब्रिक एंड मोटर इंडस्ट्रीज थे वो सब बंद कर दिया और खाली टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज के ऊपर वो ध्यान दिया। इसीलिए आप देखिए जो डेमोक्रेट, स्पेशली डेमोक्रेट पार्टी जो है वो ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट में वो उसका क्या कहते हैं उसको पकड़ है। तो दैट इज बिकॉज ये जो नया न्यू इंडस्ट्री है, चाहे वो फाइनेंशियल इंडस्ट्री हो चाहे वो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री हो, यही उनके पास रखा है और रिसर्च इनोवेशन उसके ऊपर ध्यान दिया है। बाकी सब जो है वो कचरा समझ के वो पूरा चाइना को ट्रांसफर कर दिया। अब चाइना के बिना चाइना का अमेरिका का एक दिन भी नहीं चलता है। अमेरिका बंद हो जाएगा क्योंकि हर चीज, इनके टॉयलेट पेपर से लेके, सुबह उठने के बाद टॉयलेट पेपर से लेके, टूथब्रश से लेके सब चीज चाइना से आता है इनका। तो ये हालत है, पूरा इतना डिपेंडेंसी है उनके ऊपर। और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वहां इन्वेस्टेड है। जो भी इनके जितने जितने बड़े बड़े उद्योगपति पूंजीपति हैं सब चाइना में इन्वेस्ट किया है। इसीलिए ये दो चीज के चलते हुए अमेरिका इज डूम्ड। वो चाइना को छोड़ेगा, चाइना के साथ कुछ पंगा लेगा तो खुद का नुकसान भी उठाना पड़ेगा उनको। दैट इज द रीजन वाई ये सिचुएशन जो है, आप ट्रंप जो भले जो भी करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए और चाइना भी समझ चुकी है। अब देखिए यहाँ क्या होता है, हर 4 साल को या नया प्रेसिडेंट आता है और स्पेशली पार्टी बदल के कोई दूसरा पार्टी से आता है तो पिछला एडमिनिस्ट्रेशन जो था उनकी डिसीजन ये पूरा दोबारा उसको रिव्यू करके शायद नया डिसीजन लेके आएंगे। जैसे ट्रंप का जो रवैया था चाइना के खिलाफ, बाइडेन आके उसको पूरा रिवर्स किया। मैं पूरा नहीं बट एटलीस्ट सिग्निफिकेंटली रिवर्स किया। स्पेशली जो चाइना वाज अ नंबर 1 फोकस डोनाल्ड ट्रंप का पिछले बार, उसको हटा के ये रशिया और यूक्रेन के ऊपर चला गया जो बाइडेन। तो ये सिचुएशन है। बट ट्रंप आने के बाद फिर रशिया यूक्रेन को भाड़ में जाए, मैं चाइना के बात सोचता हूँ करके ये फिर दोबारा अपना इसमें जाएगा। तो डेमोक्रेसी में ये वीकनेस है। जब भी नया सत्ता नया पार्टी आती है तो वो अपना लोकल ऑडियंस के लिए जो भी पिछले सरकार किया होगा उसको रिवर्स करना वो एक अपना विक्ट्री मानते हैं, अपना जीत मानते हैं लोग। तो इसके चलते हुए चाइना ऐसा नहीं है। अभी शी जिनपिंग थर्ड टर्म चल रहा है, मतलब पता नहीं लाइफ लॉन्ग वही रहेगा क्या होगा उसका कोई बोल नहीं सकता है।
इसीलिए उनका जो सिस्टम है वो लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं, इसीलिए वो डी रिस्क करना शुरू कर दिया। ट्रंप का की कालखंड में उनका जो एक्सपीरियंस था उसके चलते हुए धीरे धीरे से डी रिस्किंग करना शुरू किया। वैसे तो स्पेशली मेड इन पीआरसी, मेड इन चाइना कहीं नहीं लिखते लोग, मेड इन पीआरसी लिखते हैं, वो इट्स अ कैमोफ्लेज पहले। तो क्यों? क्योंकि चाइना लिखा गया था, उसको कोई इतना अहमियत नहीं है, पीपल डोंट टेक ऑन इट्स फेस वैल्यू, इसका क्वालिटी घटिया है जो भी है, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, ये सब जो जो भी आई मीन सिचुएशन दुनिया में है, इसके चलते हुए वो चाइना निकाल के पीआरसी लगाया था। पीआरसी लगाने के बाद भी इनका प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, उनकी पूरी कैपेसिटी जो है दूसरे देशों में शिफ्ट करके उस देश का टप्पा लगा के स्टैंप डाल के वो बेच रहे हैं। तो अमेरिका के साथ भी यही किया है। अमेरिका पिछले बार ट्रंप ने उसके ऊपर टैरिफ लगाना जब शुरू किया, उनका बहुत से फैक्ट्रीज जो है मेक्सिको शिफ्ट किया, कुछ मेक्सिको कुछ कनाडा, इसीलिए कनाडा में भी उसका इतना कंट्रोल है चाइना का। जस्टिन ट्रूडो उनका कठपुतली था, जस्टिन ट्रूडो को जितवाना मतलब इसके पीछे पूरा चाइना का हाथ था। तो सेम स्टोरी इन मेक्सिको। मेक्सिको में ये क्या करते हैं, इनके फैक्ट्रीज शिफ्ट करते हैं, ऑलरेडी कर दिया। यहाँ से नॉकडाउन कंडीशन में 80-90% कंपोनेंट्स चाइना से ही जाएंगे, वहां वो लोग स्क्रू टाइट करके उसको फिर अमेरिका में भेजेंगे। तो ये अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का ट्रीटी ऐसा है कि एक देश में कोई बनता है, कुछ बनता है, तो दूसरा देश में बिना टैरिफ का वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए मेक्सिको में जो बना है, मेड इन मेक्सिको प्रोडक्ट्स जो है वो बिना टैरिफ के अमेरिका में घुस रहे हैं। मतलब चाइना के ऊपर आपने जो भी सैंक्शंस लगाया उसका कोई मतलब ही नहीं बना है, उसका कोई आपको कोई फायदा नहीं हुआ है। उससे ज्यादा आपका जो ट्रेड डिफिसिट है चाइना और यूएसए के बीच में, वो डिफिसिट बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। और अब ऐसा हो गया कि चाइना अमेरिका बहुत से एरियाज में अमेरिका को टक्कर दे रही है, और कुछ इश्यूज में वो अमेरिका से भी आगे जा रहा है। जैसे उनका 6th जनरेशन फाइटर की बात कर रहा है, वो अलग बात है कि वो 6th जनरेशन है क्या है, वो टेक्नोलॉजी इसमें इंजन टेक्नोलॉजी उसके पास है नहीं है, वो अलग चर्चा है। बट मैं कह रहा हूँ कि ऑलरेडी वो उस दिशा में सोच रहे हैं वो लोग। 6G के बारे में वो लोग बात कर रहे हैं ऑलरेडी। 5G, हुआई का 5G जो है पूरा दुनिया का चीपेस्ट है वो। तो अमेरिका कहाँ है, उसको बैन कर सकता है और अपना यूरोपियन अलायंस में इनको भी कुछ नसीहत देकर उसको छुड़वा सकता है। मगर अल्टीमेटली आप जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, वो उनको रोक नहीं सकते हो। अल्टीमेटली जहां आपको सस्ता मिलेगा इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, वही खरीदेंगे आप। यहाँ आप चाइना के साथ कितना भी आपके इश्यूज हो भारत में, या तो उन्हीं के सेलफोन बिक रहे हैं ना, अभी वाइवो देखिए, वो वन प्लस देखिए, जो भी है इनके मतलब भारत में ही असेंबल होते हैं, एसेंशियली असेंबल होता है इधर, मेड इन इंडिया स्टैंप लगा के इधर ही बेच रहा है ना वो। तो मैक्सिमम हम वही खरीद रहे हैं। आपको चाइना से कितना भी नफरत हो, फिर भी आपका ट्रेड इम्बैलेंस चाइना के ही फेवर में है ना अभी। तो दैट्स द सेम स्टोरी विद यूएसए आल्सो। तो इसीलिए चाइना को टक्कर देना हो तो अब लगभग नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसके अमेरिका को धमकी दे सकता है, इधर उधर कुछ कर सकते हैं, मगर अल्टीमेटली चाइना के खिलाफ आप कुछ करेंगे तो आप भी डूबोगे उसके साथ। दैट इज अ प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेटली। तो इनको क्या करना है, लंबा लंबा सोचना है इनको। अब सप्लाई चेन्स को फिर बदलना हो, समय लगेगा। तो उसको चाइनीज कैपेसिटी को अब्जॉर्ब करने का क्षमता किसके पास है। पहले फर्स्ट वेव ऑफ माइग्रेशन जो है वियतनाम चला गया। वियतनाम में है कितना पॉपुलेशन और उसमें कितना कर सकते हो, वियतनाम का भी एक लिमिट है ना। फिर उसके बाद भारत ने आना शुरू किया, मगर भारत का भी प्रॉब्लम है, हमारे पास उतना स्किल सेट्स नहीं है जितना चाइना के पास है। हाँ, हम इंजीनियर्स, दुनिया का लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंजीनियर्स हम पैदा कर रहे हैं, पर उसका क्वालिटी कितना है, ये प्रॉब्लम है। हर तीसरा बंदा कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाहता है, अमेरिका जाना चाहता है, मगर कोर मैन्युफैक्चरिंग और ये मेटलर्जी, केमिकल, केमिस्ट्री, इन चीजों में कितने लोग जा रहे हैं, आपका क्षमता कितना है। तो वी हैव अ प्रॉब्लम। हम चाइना में तो 3D टेक्नोलॉजी चल रहा है, एक सड़क में 3-3, 4-4 ईवी चार्जिंग स्टेशन है उनका। आप हम कहाँ हैं। तो हम भारत का कैपेसिटी अभी बहुत कम है चाइना की तुलना में। हाँ, अब पिछले कांग्रेस की कालखंड से देखेंगे तो हम बहुत आगे निकल गए।
वी आर वेरी फार एडवांस्ड। मोदी जी आने के बाद अभी तीसरे साल अभी उसका शुरू हो गया, तो वी आर फार अहेड कंपेयर टू वेयर वी वर। हमारी दृष्टि से हम दुगना तिगुना तेजी से हम बढ़ रहे हैं, बट चाइना से कंपेयर करेंगे बहुत नीचे है, वी आर वेरी फार बिहाइंड। तो इसीलिए चाइना से वो कुछ चीजें निकाल के कहीं उसको अब्जॉर्ब करने के लिए सप्लाई चेन का ऑल्टरनेट देखेंगे, तो उनके पास ऑप्शंस बहुत कम है। कुछ फिलीपींस चला गया, कुछ कोरिया में चला गया, कुछ इंडोनेशिया मलेशिया अब्जॉर्ब किया, फिर भी वो कम पड़ रहा है। क्योंकि ये भी जो भी वियतनाम गया है वो भी चाइना से इंटरलिंक्ड है। मतलब ये सप्लाई चेन में कहीं से कहीं चाइना से वो कुछ कंपोनेंट्स इंपोर्ट करके यहाँ फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, और बेचेंगे, बेचना हो तो भी वो चाइना में ही बेच रहे हैं। तो चाइना से पूरा काटने का वो फेल हो गया। तो यू कैन नॉट इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू कट ऑफ चाइना, ये हमें समझना चाहिए। तो इसीलिए ये मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ट्रम्प लेंगे तो उससे फायदा नहीं होगा, अमेरिका को फायदा नहीं होगा, और चाइना बहुत स्मार्ट है, दे विल फाइंड एन अल्टरनेटिव टू सर्कमवेंट। तो अब ये इतना ट्रांसैक्शनल बंदा है ट्रम्प। अब देखिए बेजिंग जाने का सोच रहा है। मान लीजिए कि वहां चाइना जाता है, चाइना में शी जिनपिंग से मुलाकात करते हैं, फिर शी जिनपिंग बोलता है कि देखिए हम 200 बिलियन डॉलर आपकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, आपकी कॉर्न, आपकी मेज और आपकी गेहूं चावल ये सब खरीदेंगे। एक स्टेटमेंट दे दिया, वो तो चल ही रहा है, दे आर एनीवे बाइंग फ्रॉम अमेरिका, फिर भी वो एक स्टेटमेंट देगा तो ट्रम्प बोलेगा देखो मैंने उसको धमकी दिया है, मैंने उसको दबाव डाला है, दबाव में डाला है, हमारी पूरे एग्रीकल्चर का फायदा होने वाला है। मतलब इट इज जस्ट रिटोरिकली जा रहा है। सो उनको डिप्लोमेसी कुछ चीज ही नहीं है उनके पास। फिर दूसरा आई मीन व्हेन यू सबसे पंगा लेंगे, कहीं ना कहीं आपको उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। सेटबैक आएगा। तो दिस इज द सिचुएशन एज फार एज दीस टू आर कंसर्न। एक और चीज है कि चाइना जो है वो वेपनाइज करती है अपना सिटीजन्स को। दो चीज है, एक चाइनीज कहीं भी जाते हैं, चाहे भले ही वो अमेरिकन पासपोर्ट रखते हैं, अमेरिकन सिटीजन भी बनते हैं, उनमें से भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सीसीपी की का बात मान के उनका ही काम करते हैं इधर। अब यूनिवर्सिटीज में देखा है, इंडस्ट्रीज में देखा है, वहाँ की टेक्नोलॉजी चाइना को आसानी से ट्रांसफर हो जाता है। अब इनके चिप टेक्नोलॉजी देखिए, पूरे अमेरिकन वहीं काम कर रहे हैं। जो बाइडेन ने ऑर्डर पास किया था कि आप चूज करो, फिर भी उसका इतना फायदा नहीं हुआ है। तो देर मतलब एक दशक के अंदर अंदर 10-15 ईयर्स के अंदर अंदर ये अमेरिका को पार कर लेंगे चिप टेक्नोलॉजी में। दे आर डूइंग इट अग्रेसिवली। हाँ, अभी इनिशियली वो बहुत मतलब इसका कैपेसिटी नहीं है, स्पेशली जो 4 मिली नैनोमीटर्स या उससे नीचे वाली जो चिप्स है ना, माइक्रो चिप्स, उसका टेक्नोलॉजी इनके पास नहीं है। अब डिनाई करेंगे, जो भी सैंक्शन डालेंगे, जो भी रेस्ट्रिक्शंस डालेंगे आप, उसका कुछ उनके कुछ सीमाएं होंगे। उसके बाद देश कोई भी देश हो धीरे धीरे से उभर के आएंगे। जैसे भारत के ऊपर भी आपने क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का पाबंदी लगाया था, क्या हुआ? वी हैव नाउ, हमें 10 साल लगा, 15 साल लगा, बट वी हैव ओवरकम दैट। न्यूक्लियर इसके ऊपर भी आप पाबंदी लगाए थे जब हम न्यूक्लियर टेस्ट किए थे वाजपेयी जी के कालखंड में। पिछले हफ्ते क्या हुआ? लास्ट वीक ऑफ जो बाइडेन, हमारी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर और हमारे रेयर अर्थ मिनरल, इनके ऊपर जो भी सैंक्शन था वो हटा दिया, क्योंकि उनके फायदे में है। इनके ऊपर सैंक्शन होगा तो चाइना से आपको खरीदना पड़ेगा, चाइना को डीकपल करना है तो भारत को फिर आप पार्टनर बना के चलना पड़ेगा आपको। तो इसीलिए ये सिचुएशन जो है दिस इज हमारी फायदा में जरूर है, बट वी हैव टू इंक्रीज आवर कैपेसिटी। और जैसे मैंने कहा, चाइना का एक ये है जो टेक्नोलॉजी अमेरिका से चोरी होता है, उनके अपने जो चाइनीज ओरिजिन लोग वहां जो काम करते हैं वो चोरी करते हैं। दूसरा चीज चाइना का क्या खतरा है, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ जो लोग हैं, जो मतलब चाइना से वो लोग भागे, जितने भी लोग भागे जो अमेरिका में पनाह लिए हैं, उनको ये लोग टारगेट करके फिर दोबारा वापस लेके आते हैं। उनके फैमिली जो भी चाइना में रहते हैं उनको टॉर्चर करके, इनको मजबूर करके इनको फिर वापस लेके जाते हैं। वहाँ इतने पुलिस स्टेशन हैं, बहुत कुछ चलता है उधर।
तो उनके पूरे सिस्टम में पेनिट्रेट कर दिया चाइना ने। हाल ही में एक हफ्ता पहला अमेरिका में साइबर अटैक्स भी हुआ है, उनका ओरिजिन चाइना बताए जाते हैं, और चाइनीज स्पोक्स पर्सन उसके बारे में बात भी किया है कि हमने कुछ नहीं किया, ये कोई किया होगा, सब बोला है। सो दैट इज द सिचुएशन। एंड द लास्ट पॉइंट इन दिस इज, यहाँ से जो भी भागते हैं जैसे गल्फ से भागते हैं या वेनेजुएला से लोग भागते हैं, वो सब मेक्सिको के बॉर्डर इस्तेमाल करके चाइनीज सिटीजन भी अमेरिका में घुस गए इलीगल्स, तो उनका भी नंबर बहुत बड़ा है, तो उनको भी अभी डिपोर्ट करना शुरू करेगा, तो चाइना का रिएक्शन क्या होगा ये देखना पड़ेगा। तो एक तो खुश होंगे क्योंकि जो डिसिडेंट्स है उनको वापस लेंगे, बट जानबूझकर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बहुत लोगों को उसमें घुसा दिया। दे एक्चुअली इनफिल्टर्ड अमेरिका थ्रू इलीगल मीन्स, इलीगल लोगों को वहां भेज दिया, तो वो वापस आएंगे तो फिर इनके भी प्रॉब्लम होगा। वैसे तो चाइना में अभी इंडस्ट्री टप हो गया, आई मीन इट इज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ बैड फेज, इनका एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट लगभग 30-40% गिर गया। फिर इनके जो क्या कहते हैं उसको, एक्सपैट्स लिटरली ड्राई अप हो गया उधर, शंघाई, हांगकांग, हांगकांग में अभी भी है बट शंघाई तो लिटरली ड्रेन हो गया, बेजिंग, या कोई एक्सपैट नहीं रहते हैं। तो इस सिचुएशन में फिर दोबारा इनको वापस लेंगे तो इनको भी तकलीफ होगा। और एक चीज और एक्सपोज होगा कि शी जिनपिंग के खिलाफ इतने लोग हैं और यहाँ पॉवर्टी है, इसके चलते हुए लोग वहां भाग गए हैं, यहाँ इंडस्ट्री खत्म हो गया, तकलीफ में है, इसलिए अमेरिका ये लोग इलीगली चले गए, ये सब चीज बाहर आएगा तो शी जिनपिंग के लिए भी वो अच्छी बात नहीं है। तो दीज आर ऑल इश्यूज दैट वील सी, ट्रम्प की जो एक्शंस के चलते हुए क्या क्या होगा। तो बीच बीच में वो इनकी क्षमता क्या है, इनकी सोच क्या है, वो टेस्ट करेगा शी जिनपिंग। ताइवान के ऊपर कुछ हरकत करेगा, ताइवान को टेक ओवर करने का क्षमता नहीं है चाइना के पास अभी, बट कुछ करेगा, उनको ब्लॉकेड करना, उसको तंग करना, ये सब करेंगे। फिर फिलीपींस के साथ ही भी यही करेंगे, साउथ चाइना सी में बहुत सताएगा। तो देखते हैं फिर ट्रम्प इसके ऊपर, इसके खिलाफ खड़ा होगा कि नहीं होगा। वो तो अभी इनॉग्रल स्पीच में क्या कहा है, अभी जो जंग चल रहे हैं उसको मैं बंद करूंगा, आने वाली जंग को मैं रोकूंगा, ये बोला है ना। तो चाइना तो चुप बैठने वाली नहीं है, चाइना कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ करते रहेंगे, हर चीज को वो वेपनाइज करेंगे। पानी को वेपनाइज किया है, नीचे के राइपीरियन स्टेट्स को पूरा पानी बंद कर दिया, क्या कहते हैं उसको, लाओस, कंबोडिया, इनको पानी बंद हो गया। तो भारत के साथ भी वही कर रहा है ना, ब्रह्मपुत्र में दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है, तो हर चीज को वेपनाइज करता है, उसका ट्रेड का सप्लाई चेन को तो वेपनाइज कर ही रहा है, हर चीज, रेयर अर्थ मिनरल पूरा 90% उनके कंट्रोल में है, पूरा दुनिया का। तो ये चीज वो करते रहेगा, आपके ऊपर रिलेंटलेस अनरेस्ट्रिक्टेड युद्ध करेगा। क्या ट्रंप उसके लिए तैयार है? क्योंकि सब अमेरिकन इंटरेस्ट और चाइना के साथ जुड़ा हुआ है। अब एलॉन मस्क को देख लीजिए, एलॉन मस्क, लोग कहते हैं कि ट्रंप से भी वो पावरफुल है इस रेजिम में। अब इस सिचुएशन में ट्रंप का मैक्सिमम सेल्स जो है उनका टेस्ला चाइना में है, तो चाइना के साथ पंगा कैसे लेगा वो? तो आपके ऊपर दबाव डालेगा ना, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड अ पॉइंट। और दूसरा, अब इसमें एक और स्टेटमेंट दिया था ट्रंप ने इनॉग्रल में कि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैंडेट नहीं रहेगा, आप जो मर्जी चाहे वो खरीद सकते हो, क्योंकि वो अपना ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए कर रहा है। उनके पास ईवी टेक्नोलॉजी टेस्ला जैसा इक्का दुक्का कंपनीज में है, बट उनके कोर जो फोर्ड, क्राइसलर, जीएम, जनरल मोटर्स, ये तो ट्रेडिशनल डीजल पेट्रोल व्हीकल्स ही वो बनाते हैं। तो उनके समर्थन में स्टेटमेंट दिया है, मतलब दिस आल्सो विल गो अगेंस्ट चाइनीज एंड एलॉन मस्क इंटरेस्ट्स। क्या ये लोग चुप बैठेंगे क्या? ये सब प्रश्न है। तो दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। जितना ट्रंप समझता है कि ये बाइनरी है, मैंने एक ऑर्डर दे दिया सब कुछ हो जाएगा, वो नहीं होगा, बट तकलीफ जरूर होगा। चाइना को तकलीफ होगा, मेक्सिको को होगा, कनाडा को होगा, और भारत भी उससे बच नहीं पाएंगे, हमारे ऊपर भी कुछ ना कुछ सैंक्शंस आएंगे, बट विल नेविगेट। वो हमें ऐसे सुनने को मिल रहा है कि वो भारत भी आएगा, जल्दी आएगा, और मोदी जी में मुलाकात होगी, शायद कोई पेरिस में या कहीं और मिलेंगे, ऐसा कुछ लग रहा है। और ब्रिक्स समिट इस हाँ, बार भारत में करना।
पिछले साल एक्चुअली भारत को करना था, जो बाइडेन के रिक्वेस्ट के चलते हुए हमने स्वैप किया है, तो इस साल उनको आना ही आना है भारत। तो लेट अस सी हाउ इट गोस। नॉट ब्रिक्स, सॉरी, क्वाड। ब्रिक्स में बोला, गलती से बोला, क्वाड। सर मेरा क्वाड इसी से का रिलेटेड प्रश्न है। क्वाड को अगर ये स्ट्रॉन्ग करते हैं तो साउथ चाइना सी में चीन का जो मूवमेंट है वो बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। ताइवान को हमेशा से ये आर्म करना चाहते हैं और अपने पाले में लेना चाहते हैं। फिलीपींस में तो लगभग आकर के बैठ गए हैं। जापान में इनकी बहुत अच्छी पकड़ है और ऑस्ट्रेलिया में भी इट्स लाइक अ यूएस टेरिटरी, आई कैन से। तो जब ये क्वाड को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, दैट मीन्स एक जापान के टिप पे बैठ के ये रशिया पे नजर रख सकते हैं। और ये पूरा जो इस तरीके का क्लस्टर ऑफ आइलैंड है वो चाइना के शिप मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो मेरा सवाल ये है कि जैसे ही जो ये कॉड स्ट्रॉन्ग करते हैं, फिर इनका क्या होगा, चाइनीज रिलेशन क्या होगा? तो ये टैरिफ्स लेंगे उनसे, नहीं लेंगे टैरिफ लेंगे, इनके यहाँ सारी चीजें महंगाई हो जाएगी। और नहीं लेंगे तो उस एरिया में चाइना को रेस्ट्रिक्ट करने का फायदा क्या? सेकंड क्वेश्चन इज, पनामा के ऊपर वो एग्रेसिव हो रहा है। पनामा को लिटरली चाइनीज ऑपरेट करते हैं। तो वहां पर इनका क्या स्टैंड रहेगा? मैक्सिकन बॉर्डर को आज इन्होंने नेशनल इमरजेंसी घोषित करके सील कर दिया है, वहां आर्मी मूव कर रही है। तो मेक्सिको से आने वाले सामान और लोग तो रुक जाएंगे। सामान के ऊपर ये कह रहे हैं कि कनाडा मेक्सिको से जो सामान आएगा उस पर मैं टैरिफ डालूंगा। तो अब अमेरिका की जनता का क्या होगा और ट्रम्प की पॉलिसीज क्या उसको पलट के डेंट मारेंगी या परेशान करेंगी? जी सर। जी, चाइना के बारे में आपने पूछा है, तो मैं ये कहूंगा कि क्वाड जो है, क्वाड ऑफिशियली ये मिलिट्री अलायंस नहीं है। तो हाँ, अलग बात है कि चारों देश मिलके फिर एक्सरसाइज भी करते हैं, मलबार एक्सरसाइज करते हैं भारत में, बट दैट इज नॉट एज पार्ट ऑफ क्वाड। तो भारत की इन्विटेशन पे ये लोग आते हैं, ये सब कुछ करते हैं, बट दैट इज नॉट क्वाड। क्वाड की मकसद है कि ये चारों देश मिलके इंडो पैसिफिक एरिया का सप्लाई चेन्स फिर अपना मजबूत करें और अपना इंटरेस्ट को वो बचा के रखें। तो इनका एक्चुअल मकसद जो है, चाइना का स्ट्रेंथ उनका आर्मी नहीं है, उनका ये जो ट्रेड है। प्रोडक्शन लाइन है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो उनका स्ट्रेंथ है। उसको डाइवर्सिफाई करना है, वहां से जितने इंडस्ट्रीज हो सकते हैं सप्लाई चेन का, वहां से चाइना से हटा के ऑल्टरनेट्स ढूंढे, ये क्वाड का मकसद है। तो इसीलिए वो इकोनॉमिक मॉडल है, वो इसीलिए जब वो मिलिट्री अलायंस नहीं है, इसीलिए ऑकस बनाया, जो ब्रिटेन, यूएस और ऑस्ट्रेलिया जो ऑकस बनाया वो मिलिट्री अलायंस है, मगर क्वाड मिलिट्री अलायंस नहीं है। तो इसीलिए मान लीजिए कि कल ताइवान के ऊपर युद्ध छेड़ता है चाइना, क्या भारत उस युद्ध में शामिल होंगे? क्वाड के मेंबर होने के नाते नहीं जाएंगे, वी विल नॉट। कुछ और तकलीफ पहुंचा सकते हैं चाइना को, शायद अमेरिका से मिलके हम कुछ रेस्ट्रिक्शन या चेकिंग ये सब कर सकते हैं, इनकी हमारी जो सर, नाइन नॉन बैटल ऑप्शन नॉन बैटल ऑप्शन जी भारत के पास है। नॉन बैटल ऑप्शन भारत के पास है, हर जगह हमने ब्रह्मोस लगाई हुई है। अगर हम वो ताइवान को एक्सेस करते हैं और हम उनके शिप्स का मूवमेंट एब्सोल्युटली स्टॉप कर देते हैं, इट इज गोइंग टू हर्ट चाइना मोर देन अ मिसाइल। सो दैट इज हाउ वी कैन काउंटर देम इन दिस एरिया। और क्वाड यही काम करेगा, शिप्स को रोक देगा, तो चाइना की मूवमेंट नहीं रेस्ट्रिक्ट करके। जी। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि क्वाड इज नॉट अ मिलिट्री अलायंस। तो इसीलिए चाइना के साथ बाकी अमेरिका या जापान इनको कुछ प्रॉब्लम है, तो क्वाड उसमें एक मिलिट्री अलायंस के नाते इन्वॉल्व नहीं होगा। वो अलग बात है कि भारत को डिसाइड करना है करना क्या है। अब भारत के साथ चाइना का कोई टेंशन होता है या युद्ध छेड़ता है, तो हम चाइना को वहां हमारी निकोबार आइलैंड्स के सबंग पोर्ट के बीच में जो 150 किलोमीटर की जो समुद्र है, उसी से जो चाइना का पूरा 60% ट्रेड चलता है, उसको हम रोक सकते हैं या डिसरप्ट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। मगर ताइवान के युद्ध में क्या भारत जाएगा नहीं जाएगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आज तक भारत ने ये ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है कि हम क्वाड के चलते हुए कुछ ताइवान के मदद में जाएंगे। भारत की ऑफिशियल पोजीशन अभी भी है कि वन चाइना पॉलिसी, मतलब ताइवान को हम चाइनीज टेरिटरी मानते हैं।
तिब्बत को भी हम, टिकट हांगकांग, मकाओ को भी चाइनीज टेरिटरी मानते हैं, भारत ऑफिशियल स्टैंड है हमारी। तो यह अलग बात है कि इंडिपेंडेंटली ताइवान से हमारी रिश्ता बढ़ रहा है, फॉक्सकॉन आ गया, बहुत कुछ चल रहा है, बट ऑफिशियल स्टैंड है। इसीलिए सॉरी, डायरेक्टली उसमें शामिल होंगे नहीं होंगे वो अलग बात है। हमारे युद्ध हम करने के लिए हमारे पास क्षमता है, चाइना को रोक सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर हमारी इतना बड़ा 4000 किलोमीटर का हमारी सरहद है उनके साथ। इसीलिए आज मान लीजिए आप वहां जाएंगे, कल के दिन आके हमारे ऊपर कुछ और कर सकते हैं हरकत हो। इसीलिए वी आर फोकस्ड ऑन आवर रिलेशन विद चाइना। इनके कोई सरहद नहीं है, जापान समुद्र में है, फिर ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर है, अमेरिका भी बहुत दूर है, ये तो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हमारी तो 4000 किलोमीटर की सरहद है चाइना के साथ, और उनके प्रॉक्सी पाकिस्तान बैठा है, और दूसरा प्रॉक्सी बांग्लादेश भी बन रहा है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हर युद्ध में हम शामिल नहीं होंगे, कुछ मदद कर सकते हैं। मान लीजिए कि उनके शिप्स आके इधर रिप्लेनिश करके जाएंगे, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, वो कर सकते हैं, रिफ्यूलिंग कर सकते हैं, मिड एयर रिफ्यूलिंग दे सकते हैं उनके मतलब हमारी कार्गो शिप जाके उनको बीच समुद्र में उसको सप्लाई कर सकते हैं, ऐसी मदद कर सकते हैं। बट वी विल नॉट डायरेक्टली गेट इनटू वॉर व्हेन चाइना एंड अमेरिका आर इन वॉर। अब तक ये हमारी पोजीशन है, कल के दिन बदल सकता है, वो बोल नहीं सकते, बट दिस इज ऑफिशियल पोजीशन आज। तो चाइना का डर ये पहले बहुत दशकों से था कि ये मलक्का स्ट्रेट को हम रोक देंगे तो उनका पूरा इकोनॉमी ठप हो जाएगा, इसीलिए वो अल्टरनेट सीपीसी ये सब बना रहा है, फिर पर्ल ऑफ स्ट्रिंग्स जो भी किया वो किया है। तो अमेरिका के फायदा में भी है, भारत के भी फायदा में है कि हम दोनों मिलकर काम करें। तो ये युद्ध तो आखिरी बात है, युद्ध से पहले हम बहुत कुछ करना है, इधर धीरे धीरे से हमारी इन्फ्लुएंस बढ़ाना है। अब शेख हसीना को निकाल के मोहम्मद यूनुस को वहां लेके आने का भी अमेरिका का यही मकसद है कि यहाँ जोग्राफिक चेंज करें, यहाँ चाइनीज इन्फ्लुएंस को घटाएं, उनको बे ऑफ बंगाल सी का एक्सेस ना दें, और अरक्कन आर्मी को भी अमेरिका सप्लाई करती है, अमेरिका का मदद है। भारत तो पहले भारत से पूछा था मदद, मगर हमने पहले उनको नहीं दिया था मदद, क्योंकि हम बर्मीज गवर्नमेंट से हमारी रिश्ता था। तो अब अरक्कन आर्मी इज कंप्लीटली फंडेड सपोर्टेड बाय अमेरिका। तो वो क्या कर रहा है, अभी जो चाइनीज म्यांमार पोर्ट है उसको भी कब्जा करने चले वो लोग। तो चाइना को उधर भी, हाँ, वहां से बे ऑफ बंगाल से चाइना जाने का रास्ता वो काटेंगे। तो अमेरिका का वो ये है कि धीरे धीरे से चाइनीज इन्फ्लुएंस को काटना है। वो भारत के खिलाफ नहीं कुछ कर रहा है, बट एंटी चाइना पॉलिसी के चलते वो कर रहा है। उसका फॉल बैक भारत में भी हो रहा है, जैसे बांग्लादेश के साथ हुआ है, वो अलग बात है, बट देयर फोकस इज एंटी चाइना। तो क्वाड जो है एसेंशियली धीरे धीरे से 10 साल में, 15-20 साल के अंदर अंदर चाइना का जो मोनोपोली है बहुत चीजों में उसको खत्म करेंगे। धीरे धीरे से वो सप्लाई चेन को लेके जाएंगे, और भारत के इंडस्ट्री को भी वो स्ट्रेंथन करेंगे। यहाँ भी इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, यहाँ भी टेक्नोलॉजी आएगा, धीरे धीरे से सप्लाई चेन इस एरिया में आएंगे। एक और बात, जो बाइडेन की कालखंड में जब मोदी जी को स्टेट गेस्ट के नाते बुलाया था, उस स्टेट गेस्ट क्यों बुलाया? वो पूरे थर्ड वर्ल्ड कंट्री से एक मोदी जी को ही बुलाया था। मोदी जी क्या स्पेशल है अमेरिका के लिए कि बुलाया वो अमेरिका अपना इंटरेस्ट ही देखता है, बगैर इंटरेस्ट का किसी का भाव नहीं है, मतलब दे डोंट केयर फॉर एनीबॉडी। फिर भी मोदी जी को इसीलिए बुलाया कि उनकी क्षमता घट रही है, वो जानते हैं। अब 2-3 जंग में ऑलरेडी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, फिर मिडिल ईस्ट में फंसे हुए हैं, सॉरी मिडिल ईस्ट नहीं बोलना चाहिए, वेस्ट एशिया में फंसे हुए हैं, फिर ताइवान के इसमें चल रहा है, बहुत कुछ है उनका। तो इसीलिए वो क्या किया है, दे कोऑप्टेड, भारत को कोऑप्ट किया है, और इंडो पैसिफिक रीजन का सिक्योरिटी देखने के लिए हमें वो आउटसोर्स कर दिया है। इसीलिए आप देखी होंगी, तो जब यहाँ गल्फ में युद्ध चल रहा था, हौतीस के खिलाफ भारत खड़ा हुआ है। हमारी 10-12 शिप वहां जाके जो रेस्क्यू ऑपरेशन हो, जो एंटी पायरेसी हो, ये सब हमने किया है। अमेरिकन फ्लीट डिड नॉट कम इनटू द पिक्चर। चाइनीज को तो वो डिपोटी में पूरा बेस पड़ा हुआ था, मगर एक चाइनीज शिप बाहर नहीं निकला। चाइनीज शिप्स को, पाकिस्तानी शिप्स को और यूरोपियन शिप्स को भी हमने रेस्क्यू किया है। तो ऑफिशियली वोट टू स्ट्रिप में जो मोदी जी गया था एज क्या कहते हैं उसको, स्टेट गेस्ट, उसमें इंडो पैसिफिक हमें सौंप दिया। इसलिए वो पपुआ न्यू गिनी भी गया था उससे पहले, और आसियान भारत के मिलिट्री एक्सरसाइज भी हो रहे हैं।
मतलब ये मिलिट्री कोऑपरेशन भी चल रहा है बीच में से, बट दैट इज नॉट ऑफिशियली पार्ट ऑफ क्वाड। मलबार एक्सरसाइज चल रहा है, तो ये कोऑपरेशन तो रहेगा। भारत सीधा युद्ध में दाखिल होगा, उसमें एंट्री मारेगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। लॉजिस्टिक सपोर्ट ये सब दे सकते हैं, मगर मान लीजिए कि हम वहां कुछ मौका मिलेगा, मान लीजिए कि चाइना कुछ इस सिचुएशन में है कि हम उसका फायदा उठाएं, शायद हम जाके हमारी अक्साई चीन हम वापस ले सकते हैं या कुछ और कर सकते हैं। तो दिस ऑप्शंस आर ओपन। अभी तो हमारे ऑफिशियल पोजीशन है, हम दखल नहीं करेंगे, बट इट कैन चेंज, एनीथिंग कैन चेंज। जैसे हमारी नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो है भारत का, वो अभी भी है ऑफिशियली, बट अनऑफिशियली उसको निकाल दिया हमने। तो राजनाथ सिंह जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हमें क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलेगा कि हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक होने जा रहा है, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। मतलब क्या है, न्यूक्लियर फर्स्ट यूज तो खत्म हो गया, और ऑफिशियली तो वो है, तो ये चलता है। वी विल कीप इट एम्बिग्यूअस। चाइना को ऐसा उसको ऐसा मतलब ना लगे कि भारत ऑफिशियली अमेरिका के कैंप में जाके बैठ गया, वो हम उसको ऐसे रखेंगे, बट जरूरत आने पर वी विल डू समथिंग, इतना तो तय है। देन मेक्सिको के बारे में आपने पूछा है। अभी मेक्सिको के बारे में आप देखिए, मेक्सिकन गुड्स जो है, इसके ऊपर कड़ी निगरानी रखना अमेरिका के फायदे में है, अमेरिका की इंटरेस्ट में है, तो वो रखेंगे, क्योंकि वहां से ड्रग्स आ रहे हैं। तो इलीगल क्रॉसिंग्स और ये लोग क्रिमिनल्स आना, इलीगल इमिग्रेंट्स, ये एक बात है, बट वहां से जो भी आते हैं, इनके इकोनॉमी को, इनके इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ड्रग्स वहां से आ रहे हैं। मैक्सिमम प्रॉब्लम मेक्सिको से अमेरिका का एक ड्रग्स है, फेंटेनल। ये फेंटेनल पूरा चाइना से कंपोनेंट्स आते हैं, उनको मेक्सिको में प्रोसेस करके अमेरिका में घुसा देते हैं। एक रिपोर्ट मैंने देखा है, अमेरिका में इतना फेंटेनल ऑलरेडी आ चुका है कि पूरे अमेरिकन पॉपुलेशन को 4 बार मार सकता है, उतना फेंटेनल ऑलरेडी अमेरिका में आ चुका है। तो जो बाइडेन के कालखंड में भी एंटोनी ब्लिंकिन और ये सब लोग चाइना से बात करते करते यही इसी के बारे में बात कर रहे थे, और चाइना आउटराइट डिनाई करता था, हमने कोई फेंटेनल नहीं भेजा है। वो टेक्निकली भी करेक्ट है, फेंटेनल नहीं भेजा है ना, वो उसके कंपोनेंट्स भेजा है मेक्सिको में, मेक्सिको में बन के वो आ रहा है, तो आप मेक्सिको से डील करो। इसलिए मेक्सिको के साथ अमेरिका का बहुत प्रॉब्लम्स है। एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रॉब्लम है, दूसरा ड्रग्स प्रॉब्लम है, तीसरा जैसे मैंने कहा, जो चाइना हो, बाकी देश मेड इन मेक्सिको स्टैंप लगा के अमेरिका में फ्री ऑफ टैरिफ्स वो भेज रहे हैं, ये चीज है उनका। तो इसीलिए उनके ऊपर दबाव डालने के लिए गल्फ ऑफ मेक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका बोलना, इमरजेंसी करना, ये सब मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेगा। और उसी इनॉग्रल स्पीच में एक और स्टेटमेंट दिया था ट्रंप ने कि कीप देम इन मेक्सिको पॉलिसी में फिर दोबारा स्टार्ट करूंगा। तो वो भी होगा, कैरेट एंड स्टिक दोनों होगा। मतलब मेक्सिको को फंडिंग देंगे, आप इनको वहीं रोकिए, वहां कुछ गांव में रखिए, कुछ कैंप्स लगाइए, इनको वहीं रोकिए, हमारे बॉर्डर तक आने ना दें, आप बॉर्डर को सील करें, इनको वहीं रखिए, उनके लिए पैसे देंगे आप। So that is the kind of a stand Trump is going to take. तो it is a multiple challenge for Trump. इतने आसान बात नहीं है। उनका जो वॉल है वो फिर दोबारा वो कंस्ट्रक्शन शुरू करेगा, जहां जहां वो खत्म नहीं हुआ था, और जहां हम कमला हैरिस की देखरेख में वो पूरा मतलब तोड़ दिया था, या उसका स्क्रैप में बेचना शुरू कर दिया। हाँ, वो सब स्क्रैप में बेचना शुरू कर दिया वो, तो ये सब चीज बंद हो जाएगा। तो दैट विल बी टफ स्टैंड। तो इट विल बी कैरेट एंड स्टिक। मेक्सिको को पैसे भी देंगे और उनको मारना भी मारेंगे, ये दोनों करेंगे। 25% टैरिफ देखिए, फिर भी चाइना के फायदा में है। अब मान लीजिए कि उनके ईवीज के ऊपर अब 100% टैरिफ लगाएंगे, मेड इन मेक्सिको के ब्रांड में वो आएगा, 25% ही टैरिफ लगेगा ना उसको, फिर भी फायदा है उनके लिए। तो इसीलिए दिस इज नॉट एन इजी टास्क। वो अभी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन, धमकी देना, ये सब शुरू किया है, बट इफ ही इज कैरिड अवे, मैं देखो इतना बड़ा मैंडेट से आया हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है, मान लीजिए उस सोच में है, तो ही विल फेस द रियलिटी। इट्स नॉट इजी, बट यस, उनके पास क्षमता है और करने का इच्छा भी है, इसलिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा। मेक्सिको तकलीफ में होगा, कनाडा भी तकलीफ में होगा, क्योंकि ये इलीगल इमिग्रेशन कनाडा से भी आ रहे हैं, ड्रग्स कनाडा से भी आ रहे हैं, इसमें पूरा खालिस्तानी लोग इन्वॉल्व है। हाल ही में एक पूरा एक कंसाइनमेंट पकड़ा है ना, मेरे ख्याल से कोई 4,500 करोड़ का ड्रग्स हॉल पकड़ा है रिसेंटली, उसमें खालिस्तानी निकला है, पंजाबी निकला है उसमें। तो ये प्रॉब्लम है, तो इसीलिए इसके ऊपर कुछ ना कुछ करेंगे,
बट अनफॉर्चुनेटली ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा एक व्यक्ति बैठा है, धिल्लॉन करके एक लेडी है, शी इज नाउ बीइंग अपॉइंटेड एज ह्यूमन राइट्स कमीशन में वो डिप्यूटी है, तो वो खालिस्तानी है, तो इनको मदद मिलेगा विद इन देयर एडमिनिस्ट्रेशन। पिछले बार भी यही हुआ था, तो देखते हैं अभी आने वाले दिनों में क्या होगा। और विवेक रामास्वामी तो हट गया, तो नाउ लेट्स सी क्या होगा। मार्को रूबियो है, तुलसी गबार्ड है, बहुत से लोग हैं जो भारत की फेवर में है, बट यू आल्सो हैव एलिमेंट्स हु आर एंटी भारत, ये भी है उस सिचुएशन में। मेरा तो सिमिलरली क्वेश्चन विद यहाँ पर, मेक्सिको, मेक्सिको से इनको लेबर नहीं मिलेगी और इंडिया से इनको मैनेजर्स नहीं मिले, तो इनकी जो रिवाइवल प्लान है सारी फैक्ट्रीज का, वो ठप पड़ जाएगा। कारण अमेरिकन्स आर नॉट कीन ऑन वर्किंग हार्ड। वो ऑफिस वर्क करके ज्यादा प्रेफर करेंगे रादर देन फैक्ट्री वर्क करके। हार्ड लेबर एंड मैनेजमेंट में दे आर नॉट गुड। तो वो हर चीज पे जब रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, हर कमोडिटी पे टैरिफ लगा रहे हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी का क्या होगा और उनकी इकोनॉमी का क्या होगा। जो कॉमन अमेरिकन है, उसको जो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी है, हाउ विल दे मेंटेन दैट? ये इनको सीरियसली सोचना पड़ेगा। मगर जो ऑलरेडी मेक्सिको से बहुत से लोग आ गए हैं ऑलरेडी, उनका लेबर जो भी है उनको जो रेगुलराइज कर दिया। एक्चुअली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत लोगों को रेगुलराइज भी कर दिया, तो उनका कुछ ना कुछ मतलब परमानेंट रेजिडेंसी का कुछ कागज है उनके पास, तो शायद उनको नहीं निकाल पाएंगे, और तो इनके लेबर का शॉर्टेज नहीं रहेगा। लेबर की जरूरत पड़ेगा मेक्सिको से, क्यों, पूरा दुनिया से वो ले सकते हैं। दूसरा, मैनेजरियल पोजीशंस और थोड़ा हाई स्किल्ड वर्कर्स के बारे में आपने बोला है, तो वो भी भारत का H1B वीजा तो बंद नहीं होगा। ऑलरेडी ट्रम्प खुद कहा है और एलॉन मस्क भी कहा है, तो वो होगा, वो तो रहेगा। तो उनको चाहिए, जो चाहिए वो लेंगे। जैसे मैंने कहा, कुछ स्पेशलाइज्ड वर्टिकल्स में उनको चाहिए, तो दे विल ऑन पर्पस दे विल गो एंड गेट इट, पूरे दुनिया में से लेके आएंगे। एक उदाहरण लेंगे, मान लीजिए उनको नर्सेस की शॉर्टेज है, तो ऑटोमेटिकली भारत के नर्सेस को वो बहुत ज्यादा वीजा देंगे, वो लेंगे उधर। तो कोई और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को चाहिए उनको, तो गल्फ से, भारत से, हमारी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से वो लेंगे। तो पॉइंट इज दे विल गो सेलेक्टिव। जो ये सो कॉल्ड इलीगल लोगों को निकालना, बाकी लोगों को रोकना, ये जो भी चीज है, अपना वर्चस्व बढ़ाना, अपना इमेज को सबको दिखाने के लिए वो करेंगे। बाद में अपना इंडस्ट्री जो चाहती है वो करेंगे। पर इनका जो डेमोक्रेट पार्टी का सोच ये था कि ये इलीगल लोग आएंगे तो हमारी इंडस्ट्री को चीप लेबर मिल जाएगा और हमारे लिए वोट बैंक होगा, तो उनका सोच ये था। ट्रंप जो है वो दोनों चीज के खिलाफ जाएगा। चीप लेबर आपको मिलेगा नहीं है, जो मिलेगा लीगली ही मिलेगा। तो ये चीज है। दूसरा, आप क्या कहते हैं उसको, इसको वेपनाइज नहीं कर सकते हो एज अ वोट बैंक। ये दो चीज वो करेगा। बट जैसे आपने कहा, ऑब्वियसली इट विल हिट देयर इंडस्ट्री, उनका एफिशिएंसी, उनका कॉस्टिंग इज दैट गो फॉर अ टॉस। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इसको कैसे वो सॉल्व करेगा। अब वहां इंडस्ट्री दोबारा वापस आएगा, ब्रिक एंड मोटर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अमेरिका में दोबारा वो लेके आएंगे। इट कैन नॉट सस्टेन, उसका कॉस्टिंग इतना ज्यादा होगा। एक एक क्लर्क, इवन छोटा सा वर्कर, वहां की वर्कर को जितना सैलरी देते हो, यहाँ शायद बड़े बड़े सीनियर मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट को भी उतना नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट। ये तो रहेंगे 4 साल, 4 साल के अंदर आप डिसरप्ट करके जाएंगे, तो लॉन्ग टर्म क्या कहते हैं उसको, नुकसान अमेरिका को ही होगा। तो इसीलिए इट इज नॉट एन इजी सिचुएशन फॉर हिम। इनके इंडस्ट्री के दबाव से ये सब चीज, जैसे कहते हैं ना, हाथी का दांत दिखाने के दांत अलग है, खाने के दांत अलग है, यही करेगा। ही विल डू लॉट ऑफ स्टेज मैनेजमेंट। देखो इतने लोगों को मैंने डिपोर्ट किया, वो किया, ये किया, बट उनके जो कोर रिक्वायरमेंट्स है उसको तो नहीं निकालेंगे ना। अब जितना वाइट, जैसे आपने कहा, जो काम करने वाले तो है नहीं उनके पास। तो मान लीजिए कि ये ड्रिल बेबी ड्रिल बोल रहा है, ड्रिलिंग शुरू करेगा, इनके पास उतना लेबर नहीं मिलेगा, तो करेगा क्या? दुनिया से कहीं इनको लेना पड़ेगा ना। यू कैन नॉट अवॉइड इट। आप ड्रिलिंग करना भी, शुरू करना भी अब डिसाइड करेंगे,
तो क्या आपके देश में पूरा वो ड्रिलिंग कैपेसिटी है? ये बड़ी प्रश्न है। तो हर चीज में उनका जो भी शॉर्टेजेस है, वो शॉर्टेजेस इंडस्ट्री तो चुप नहीं रहेगी। इसीलिए इमिग्रेशन तो वो रोक नहीं सकता है। कुछ रेस्ट्रिक्शंस, कुछ रूल्स रेगुलेशंस लगा सकता है। जैसे एक चर्चा में आ रहा है कि इलीगल इमिग्रेंट्स के बच्चों को बाय बर्थ सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। ये सही भी है। जैसे हमारी यहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी आके भारत में पनाह लिया है, उनके बच्चे यहाँ पैदा हो गया तो क्या भारतीय हो जाएंगे? तो ये सिचुएशन है। तो ही विल रेगुलेट इट, वो बंद नहीं कर सकता है, क्योंकि अमेरिका बनी है इमिग्रेंट से। तो इसीलिए इमिग्रेशन को बंद करेगा तो अमेरिका बंद हो जाएगा, तो वो नहीं करेंगे। ये चेस्ट थम्पिंग कुछ होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। बट लेट अस सी, ये इसमें कुछ फायदा नुकसान दोनों तरफ होंगे, और अमेरिका को भी बहुत नुकसान होगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जो नारा लेके चल रहा है, ये अमेरिका इनके पॉलिसीज के चलते हुए ग्रेट नहीं हो सकता है। आने वाले 3-4 साल में आप देखेंगे इट्स वंडरफुल, बट ही इज हिटिंग एट द स्ट्रक्चर ऑफ अमेरिका। अमेरिका की स्ट्रक्चर क्या है? अमेरिका जो है वो पूरा दुनिया का गुंडा है, सॉरी टू यूज द वर्ड। तो दे आर द पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड। वो थोड़ा मतलब सरल शब्द है, इधर पुलिस बोलिए, आप गुंडा बोलिए। तो जब ये दुनिया में हर टेरिटरी में ये दखल नहीं करेंगे, इंटरफियर नहीं करेंगे, अमेरिका को कोई भाव नहीं देंगे, अमेरिका खत्म हो जाएगा। तो आज डॉलर खड़ा है, इसीलिए खड़ा है कि अमेरिका की आर्मी के चलते वो खड़ा है, नहीं तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। इतने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स फालतू में चाप दिया, उसका क्या वैल्यू है? तो अपने आप के अपना क्या कहते हैं उसको, जीडीपी को 25, 26, 27 ट्रिलियन डॉलर्स बता रहे हैं, वो भी फालतू है बेसिकली। उनके शायद मेरे ख्याल से कोई 12-13 ट्रिलियन डॉलर हो सकते हैं। बाकी सब चाइना के कंपटीशन में वो इतना बड़ा चढ़ा के बताया। और इनके डेट 36 ट्रिलियन डॉलर्स है। हाउ इज इट सस्टेनेबल? तो आज इनके डॉलर उसी बेसिस पे खड़ा है कि अमेरिकन आर्मी जाके कुछ भी कर सकता है। इसीलिए पीपल विल इन्वेस्ट इन स्ट्रेंथ। आपके क्षमता के ऊपर वो भाव लगा रहे हैं। नहीं तो आपका शक्ति नहीं है तो यू आर नोबडी। तो इकोनॉमी वाइज यू सी बहुत से इकोनॉमीज बढ़ रहे हैं। रशियन आर्मी देखिए कितने साल से लड़ रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, बट फिर भी यू गिव इंपॉर्टेंस टू डॉलर बिकॉज ऑफ दैट। और पहला ऐसा था कि पूरे गल्फ का तेल का खरीदी अमेरिका करती थी। दे वर द लार्जेस्ट कस्टमर्स। आज एक बैरल भी नहीं खरीद रहा है, तो उसका क्या इंटरेस्ट है आपके यहाँ? तो इट इज योर मिलिट्री। मिलिट्री भी क्यों चाहिए? क्योंकि आपने दोनों के बीच में दरार पैदा किया, सुन्नी शिया। आप शिया के खिलाफ सुन्नी के समर्थन में आप खड़े हो। मान लीजिए कल के दिन एमबीएस और ईरान एक समझौता कर लेंगे, तो आपका क्या काम है उधर, है ना? तो आई मीन अब्दुल्ला दीवाना बोलते हैं ना, बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यही हो जाएगा। अब आपका क्या काम है उधर? आपका कुछ काम नहीं है। अब तीन ही प्लेयर्स है उधर, एक शिया है, एक सुन्नी है, एक जूस है। इन तीनों में समझौता हो जाता है तो अमेरिका क्या करना है उधर? खत्म हो जाती है ना उसका। तो इसीलिए वहां ये लोग ऐसे इंटरेस्ट को मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके पूरे समर्थन ये करते हैं। आईसिस को अमेरिका ने सपोर्ट करती है, और ईरान की रेजिम आज तक कोलैप्स नहीं हुआ, इसके कारण अमेरिका है। ईरान रेजिम कोलैप्स हो जाता है तो सुन्नी वर्ल्ड के लिए कौन से शत्रु दिखाएंगे? ये उनका शत्रु ही नहीं रहा तो अमेरिका के क्या फायदा? अमेरिका रहने के क्या मतलब बनती है? तो इसीलिए उनको रखा है। अब देखिए हमास को खत्म नहीं करने दिया ना, अभी हमास को खत्म नहीं हुआ, इजराइल के ऊपर दबाव करके रोक दिया। क्योंकि यहाँ अब कतार देखिए, कतार तो वहां की सबसे बड़ा गुंडा है पूरा रीजन का, मगर कतार को कुछ खरोच भी नहीं आने देंगे अमेरिका। क्यों? खरोच नहीं आने देंगे। पूरे टेररिस्ट तंजीम से पूरे कतार में हेडक्वार्टर्ड है। कतार के पीछे शक्ति कौन है? कतार को जीसीसी ग्रुप ने उसको एक्सपेल भी किया था, बहुत साल तक उसको एक्सपेल किया था, फिर दोबारा अमेरिका की प्रेशर के चलते हुए उसको दोबारा वापस लेना पड़ा। बशर अल असद, वो भी उसको भी एक्सपेल किया था, बाद में उसको भी लिया था वापस। तो अमेरिका जो है यहाँ अपना इंटरेस्ट कायम करके रख के पूरे दुनिया में ये दखल करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं।
तो ये सब नहीं करेगा तो अमेरिका खत्म हो जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप अब जो कह रहा है कि हम इसमें नहीं घुसेंगे, पीस रहेंगे, पीस रहेगा, शांति रहेगा, हम एक शांति दूत बन के रहेंगे, युद्धों को बंद करेंगे, ये फालतू चीजों में हम पड़ेंगे नहीं, हम बस ट्रेड करेंगे, तो ये नहीं चलेगा। ये सब करेगा तो अमेरिका खत्म हो जाएगा। ये 4 साल तक आप कर सकते हो क्योंकि आपके पास शक्ति है, बट उसके बाद क्या होगा? तो दैट इज अ प्रॉब्लम। अल्टीमेटली अमेरिका इज अमेरिका बिकॉज इट इज अ गुंडा, सिंपल। वो नहीं होगा तो डॉलर का कोई मतलब ही नहीं बनता है। डॉलर विल कोलैप्स ऑन इट्स ओन। अभी भी देखिए क्वाड का, अब अमेरिका रशिया के ऊपर आप इतने सैंक्शन लगाए हो, वो डॉलर यूज नहीं कर सकता है। तो डॉलर यूज नहीं करेगा तो वो तो ऑल्टरनेट देखेगा ना। तो उसको तो, रशिया को तो आप रोक नहीं सकते हो। रशिया को बंद करेंगे तो पूरा दुनिया एक बड़ा रिसेशन में चला जाएगा। क्योंकि आज वहां की जो तेल है, उनके जो मिनरल्स हैं, उनके जो गेहूं है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वही यूरोप को चलाता है, वही पूरे दुनिया को चलाता है। सैंक्शंस डाल के इनके हिपोक्रेसी देखिए वेस्ट का। फिर रिलायंस इंडस्ट्री, हमारे रिलायंस रिफाइनरी जामनगर में आता है, पूरा रिफाइन करके फिर वो उन्हीं देशों को सप्लाई करते हैं। यूरोप को सप्लाई करते हैं, अमेरिका को सप्लाई करते हैं रिफाइंड ऑयल। अब मुकेश अंबानी वहां बैठा है उनके स्वेरिंग सेरेमनी, उनके साथ तस्वीर भी खींच के आया है। और इवानका ट्रंप आई थी उनके बेटे के शादी में, गुजरात आई थी। तो अमेरिका को मालूम है कि भारत ये कर रहा है। जब रशियन मेड इन रशिया तेल आएगा तो उनकी तकलीफ है, बट मेड इंडिया तेल आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए ये सिस्टम चलेगा, दिस विल कंटिन्यू। तो ट्रंप आएगा तो भी कुछ नहीं होगा। द पॉइंट इज अमेरिकन हिपोक्रेसी जो है, बोलना कुछ है और करना कुछ और है, ये तो चलता ही रहेगा। ये बंद हो जाएगा जैसे ट्रंप धमकी दे रहा है, सचमुच में वो करेगा तो अमेरिका नुकसान में पड़ेगा। और अमेरिका 4 साल 5 साल के बाद इट विल डिक्लाइन वेरी रैपिडली। ऑल्टरनेटिव्स तो इमर्ज करेंगे, टेक्नोलॉजी तो आपके हाथ से निकल जाएगा। आप चिप्स आज आप बंद कर सकते हो, धीरे धीरे से वो खुद बनाएंगे। जैसे हमने हमारी टेक्नोलॉजी हमने बढ़ाया, तो वी आवर टेक्नोलॉजी अभी भी डिपेंडेंसीज है, मगर मेनी एरियाज हमने आगे निकल गए हैं। कुछ एयरक्राफ्ट इंजन के टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी भी क्षमता नहीं है। कुछ न्यूक्लियर सबमरीन बनाने का क्षमता नहीं है हमारी वीकनेसेस, ऐसी बात नहीं है कि भारत में नहीं है, बट बहुत सी चीजों में हम इनसे आगे चले गए। जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी में हमने जो डॉकिंग किया है अभी दोनों सैटेलाइट्स को, ये टेक्नोलॉजी कोई हमें देने के लिए तैयार नहीं, इंक्लूडिंग रशिया। रशिया भी हमें वो टेक्नोलॉजी नहीं दिया है। तो वी हैव डन इट ऑन आवर ओन। मंगलयान हो, बहुत सी चीज हम वी आर डूइंग इट ऑन आवर ओन। चंद्रयान, बहुत सी चीज वी हैव एवॉल्व, बट ये सब उनके टेक्नोलॉजी के तुलने में बहुत कम है। फिर भी वी आर ऑन आवर ओन, हमारे पांव पे हम खड़े हैं। तो चाइना भी वही करेगा। चाइना, आप उनको टेक्नोलॉजी डिनाई करेंगे तो धीरे धीरे से वो इतना मजबूत हो जाएगा और आपसे भी आगे निकल जाने का खतरा है। तो लेट अस सी, ट्रंप की जो पॉलिसी है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिका कैन बी ग्रेट ओनली इफ दे कीप इंटरफियरिंग इन द वर्ल्ड, इफ दे आर रेलेवेंट इन द वर्ल्ड, नहीं तो खत्म हो जाएगा। जैसे आपने कहा फर्स्ट चेन ऑफ आइलैंड, सेकंड चेन ऑफ आइलैंड्स आपने जिक्र किया है, जैसे जापान हो, ताइवान, फिलीपाइंस, ये सब फर्स्ट चेन ऑफ आइलैंड्स हैं। चाइना को वहां से निकलना मुश्किल है, फिर वहां से निकलेंगे, पीछे सेकंड चेन ऑफ आइलैंड्स है, मार्शल आइलैंड, वानुआटू, किरिबाटी, सोलोमन आइलैंड्स, ये सब है, गुआम, ये सब जो भी है उधर सेकंड चेन ऑफ आइलैंड्स। सेकंड चेन ऑफ आइलैंड्स को ये लोग छोड़ दिए थे अमेरिका, तो इसीलिए चाइना आके सोलोमन आइलैंड्स को कब्जा कर लिया। तो सोलोमन आइलैंड्स के जो बंदा है वो चाइना के कठपुतली बन गया, वो सुगुवारा, वो उनके कठपुतली बन गया। तो धीरे धीरे से एक एक करके वो अपने कब्जे में लेंगे। तो ट्रंप ये बोलेगा कि वहां की इश्यूज में हम नहीं पड़ेंगे, क्या छोटी छोटी किरीबाटी मार्शल आइलैंड में क्या जाऊं करके वो बोलेगा, चाइना आके वो कब्जा कर लेगा, सेकंड चेन ऑफ आइलैंड्स खत्म हो जाएगा। अब फर्स्ट चेन ऑफ आइलैंड्स के पीछे से भी वो प्रेशर डालना शुरू करेगा। अब क्या करेंगे? अमेरिका में एक सोच है कि जब टीएसएमसी को हम पूरा अमेरिका में शिफ्ट कर देंगे तो ताइवान चाइना लेगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये उनका सोच है। तो दे आर ओके, दे वांट टू डिले ताइवान टेक ओवर बाय फ्यू मोर इयर्स। टीएसएमसी का क्षमता जो है वो धीरे धीरे से अमेरिका में शिफ्ट हो जाएगा। ऑलरेडी बाइडेन ने शुरू किया है, स्टार्टेड गिविंग लॉट ऑफ इंसेंटिव्स, अमेरिका में शुरू हुआ है, वो 10-15 साल लगेगा। उसके बाद चाइना टेक ओवर भी करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा दुनिया में हम दो शक्ति रहेंगे, एक चाइना रहेगा, एक अमेरिका रहेगा। ऐसा उनका सोच भी है, उनके थिंक टैंक, उनके डीप स्टेट में ये सोच भी है। तो ट्रंप भी वही कर सकता है, मैं ताइवान की
इस इशू में क्यों पड़ूं? जब चिप्स मेरे यहाँ बन जाएगा तो ले ले यार, इतना छोटा जाएगा, मैं क्या करूं, ले लो। तो ये ट्रांसैक्शनल बंदा है, तो ये सोचेगा तो अमेरिका का ही नुकसान होगा ना। अमेरिका सुपर पावर विल बी स्टेटस विल बी चैलेंज्ड। पूरा एशिया पैसिफिक और इंडो पैसिफिक चाइना के कब्जे में चला जाएगा, तो आप क्यों, क्या उसका आपका क्या हैसियत है? आप वेस्ट एशिया से निकल जाएंगे, यहाँ एशिया में भी आपका वर्चस्व घटेगा, तो आप करेंगे क्या? साउथ अमेरिका में ऑलरेडी खत्म हो गया, वेनेजुएला आपके हाथ में नहीं है, बाकी चिली, ब्राजील, अर्जेंटीना पूरे चाइना के गुट में बैठे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो दिस इज अ प्रॉब्लम। द डिक्लाइन ऑफ यूएसए विल बी स्पीडेड अप। अभी दूसरे गियर पे चल रहा है, तो ट्रंप की जो पॉलिसीज है इसके चलते हुए फिफ्थ गियर में चला जाएगा, जल्दी से वो नीचे जाएगा अमेरिका। तो अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इनकी सोच, अमेरिका तो ग्रेट बनना चाहिए, मगर इनके जो पॉलिसीज के चलते हुए और तेजी से वो नीचे जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बट यस, डिसरप्शन के चलते हुए भारत का फायदा भी है, तो वी कैन स्टार्ट गेटिंग इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन में हम इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, और हम यहाँ के ठेकेदार बन सकते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में। और अमेरिका का टेक्नोलॉजी आएगा तो वी विल बी एबल टू कैच अप विद चाइना टू सम एक्सटेंट। कुछ हद तक हम वहां जा सकते हैं, एंड यहाँ पूरे अफ्रीकन देशों में हो, या मिडिल ईस्ट, सॉरी वेस्ट एशिया हो, या हमारी जो इंडोनेशिया, इसलिए इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट आ रहा है अभी रिपब्लिकन डे परेड में, क्योंकि वी विल बिकम वेरी क्रूशियल फॉर सिक्योरिटी इन दिस रीजन। तो हमारा भी बढ़ेगा, हमारे स्टॉक्स बढ़ेगा, तो वी आर ओके, विल प्ले वेट एंड वॉच गेम। अभी हमारी जल्दी नहीं है कि हम डॉलर को रिप्लेस करना है रुपी। 20-25 साल के, 30 साल के अंदर अंदर जब इनका सिचुएशन इतना गिरेगा, तो वी विल प्रेजेंट आवरसेल्फ एज एन ऑल्टरनेटिव। ऐसा नहीं कि पूरा दुनिया का हम रिप्लेस करेंगे, बट एक भारत की रुपया एक ऑल्टरनेट के नाते उभर के आने का हमारी अपॉर्चुनिटी है। ट्रंप की पॉलिसी के चलते हुए हम इसको इस्तेमाल करना है, हमारी फायदे में हम इसको यूज करना है, ऐसा मुझे लगता है। Thank you, sir. Thank you very much for such a good insight. And we'll connect to you again. And it's good to know that अमेरिका अगर विड्रॉ करता है तो अमेरिका अमेरिका नहीं रहेगा। लेट्स सी भारत इसकी इस अपॉर्चुनिटी का कैसे फायदा उठाता है। Until we meet again, thank you, sir. नमस्ते। Namaste.